हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस 60 डेज चैलेंज। अब की बार सीएचओ पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी बहुत सी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। और कल की क्लास में हमने एमनिटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ा था, लूचिया के बारे में पढ़ा था और लूचिया के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एंटीनेटल विजिट और कोल्ड चेन के बारे में कि ये एंटीनेटल विजिट कितने होते हैं, आइडियली विजिट कितने होते हैं, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कितने होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एंटीनेटल विजिट कितने होते हैं। तो हम एंटीनेटल विजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं और कोल्ड चेन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंटीनेटल विजिट, हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो एंटीनेटल विजिट में आइडियली विजिट कितने होते हैं, तो आइडियली विजिट जो होते हैं एंटीनेटल विजिट वो कितने होते हैं, वो होते हैं 13 to 70 आइडियली विजिट होते हैं। और वे कब कब होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट 7 मंथ में कितने विजिट होंगे, फर्स्ट टू 7 मंथ तक कितने होंगे, 7 मंथ तक कितनी विजिट रहेंगे, फर्स्ट 7 मंथ तक कितनी विजिट रहेंगे, वो रहेंगे 7 विजिट। कितने, 7 विजिट रहते हैं। और ये कब कब रहेंगे, हर मंथ में एक, एवरी 1 मंथ, हर मंथ में एक विजिट रहेगा। और सेकंड हम बात करें और कब होगा उसके बाद 8 मंथ पे विजिट रहेगा। 8 मंथ पे कितने विजिट रहेंगे, 8 मंथ पे 2 विजिट रहेंगे। 8 मंथ पे 2 विजिट रहेंगे और वो कब कब रहेंगे, वो रहेंगे एवरी 15 डेज पे विजिट रहेगा, एवरी 15 डेज पे विजिट रहेगा। एंड देन उसके बाद 9 मंथ पे विजिट रहेगा। 9 मंथ पे कितने विजिट रहेंगे, 9 मंथ पे 4 विजिट रहेंगे। कितने, 4 विजिट होते हैं 9 मंथ पे। और वो कब कब होते हैं, वो एवरी वीक होते हैं। तो ये है, ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टोटल 13 विजिट। तो अकॉर्डिंग टू आइडियली विजिट कितने होते हैं, आइडियली विजिट होंगे कितने, आइडियली विजिट 13 to 70 आइडियली विजिट होते हैं। फर्स्ट टू 7th मंथ पे 7 विजिट रहेंगे, एवरी मंथ एक विजिट रहेगा। फिर उसके बाद 8 मंथ पे रहेगा, 8 मंथ पे कितने विजिट, 8 मंथ पे 2 विजिट होते हैं। और ये कब कब होंगे, एवरी 15 डेज में ये विजिट होने वाले हैं। और उसके बाद 9 मंथ पे कितना, 9 मंथ पे 4 विजिट रहते हैं। ये 4 विजिट कब कब होते हैं, ये 4 विजिट होते हैं एवरी वीक पे, ये 4 विजिट होते हैं। देन उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ की बात करें, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कितने कितने विजिट होते हैं, मिनिमम 4 विजिट होते हैं। कितने, मिनिमम कितने विजिट होते हैं, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ मिनिमम कितने, 4 विजिट होते हैं, 4 विजिट होते हैं। और ये कब कब होते हैं, ये कब कब होते हैं, 16 वीक पे, 16 वीक पे जो है वो कौन सा विजिट होता है, फर्स्ट विजिट होता है। देन उसके बाद 24 to 28 वीक पे, 24 वीक टू 28 वीक पे सेकंड विजिट होता है। देन उसके बाद 32 वीक पे थर्ड विजिट होगा। देन उसके बाद 36 वीक पे फोर्थ विजिट होगा, किसके, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार कितने, मिनिमम एंटीनेटल विजिट कितने होते हैं, 4 विजिट होते हैं। और कब कब होते हैं, 16 वीक पे फर्स्ट विजिट होगा, 24 to 28 वीक पे सेकंड विजिट होता है। 32 वीक पे कितने विजिट, 32 वीक पे होता है थर्ड विजिट। और 36 वीक पे होता है फोर्थ विजिट। तो ये
अकॉर्डिंग टू WHO विजिट था। देन इसके बाद हम देखें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एंटीनेटल विजिट कितने हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एंटीनेटल विजिट कितने हैं? तो ये भी 4 होते हैं। फर्स्ट विजिट कब? 12 हफ्ते से पहले, 12 वीक से पहले फर्स्ट विजिट। सेकंड विजिट रहता है 14 टू 26 वीक पे सेकंड विजिट होता है। 14 से 26 वीक पे सेकंड विजिट, और 28 टू 34 वीक पे कितने विजिट? थर्ड विजिट, और 36 वीक टू 40 वीक पे फोर्थ विजिट होता है। अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने? 4 विजिट होते हैं 12 वीक पे, 14 से 26 वीक पे, और 28 से 34 हफ्ते पे, और 36 से 40 हफ्ते पे 4 विजिट होते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंटीनेटल विजिट कितने? 4 होते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमने ANC विजिट के बारे में बात करी। आइडियली 13 टू 70 विजिट होते हैं, और वो फर्स्ट मंथ टू 7 मंथ तक एक विजिट रहेगा। 8 मंथ पे 2 विजिट रहते हैं, और 9 मंथ पे 4 आइडियली विजिट हो गया। अकॉर्डिंग टू WHO की बात करें तो अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग 4 विजिट होते हैं। 4 विजिट होते हैं WHO के अकॉर्डिंग 16 वीक पे, 24 टू 28 वीक पे, 32 वीक पे थर्ड, और 36 वीक पे 4। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो वो रहता है 12 वीक पे फर्स्ट विजिट, 14 से 16 वीक पे सेकंड, और 28 से 34 वीक पे थर्ड, और 36 टू 40 वीक पे फोर्थ विजिट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटीनेटल विजिट होते हैं। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोल्ड चेन। क्या है? कोल्ड चेन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये क्या है? कोल्ड चेन क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट of vaccines at low temperature from the manufacturer to the actual vaccination साइट। क्या होता है? कोल्ड चेन क्या होता है? कोल्ड चेन सिस्टम यह तैयार वैक्सीन के उत्पादक स्थल से उपभोक्ता स्थल तक कम तापमान में स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करने की प्रक्रिया है। मतलब ये क्या है? ये एक सिस्टम है स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का। किसका? वैक्सीनेशन का। लो टेम्परेचर पे कहाँ से कहाँ तक? जहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है वहां से लेकर वैक्सीनेशन साइट तक जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो लो टेम्परेचर पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोल्ड चेन कहते हैं। देन उसके बाद क्या है? पोलियो और मीजल्स वैक्सीन है, उसको फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करना चाहिए। कौन कौन सी? पोलियो एंड कौन सी? मीजल्स जो वैक्सीन है, क्या है? वैक्सीन है, उसको कहाँ स्टोर करना चाहिए? फ्रीजर कंपार्टमेंट में। कहाँ? याद रखना आपने। पोलियो और मीजल्स को कहाँ स्टोर करते हैं? इसको स्टोर करते हैं फ्रीजर कंपार्टमेंट में। फ्रीजर कंपार्टमेंट में पोलियो और मीजल्स वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं, फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये कैसी होती है?
हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। कौन सी? पोलियो और जो मीजल्स वैक्सीन रहती है ये क्या रहती है? हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। आपको ये याद रखना है कि हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? पोलियो और मीजल्स हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं। और हम बात करें बीसीजी, टीटी, डीपीटी और डीटी और टाइफाइड, इन सभी वैक्सीन को कोल्ड कंपार्टमेंट में स्टोर करना चाहिए। और ये सारी वैक्सीन को भी कहाँ स्टोर करना चाहिए? कोल्ड कंपार्टमेंट में। ये सारी वैक्सीन है कौन सी? बीसीजी, टीटी, डीपीटी और टीडी और टाइफाइड की जो वैक्सीन है, इसको कहाँ स्टोर करना चाहिए? इसको स्टोर करके रखना चाहिए। इसको स्टोर करके रखना चाहिए कहाँ? कोल्ड कंपार्टमेंट में स्टोर करके रखना चाहिए। देन इसके बाद कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कहेगा कोल्ड चेन का टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की, तो वो कितना होना चाहिए? तो कोल्ड चेन का जो टेम्परेचर है +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना चाहिए, है ना? कितना रखना चाहिए? +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाना चाहिए। +2 से +8 डिग्री तक रखा जाना चाहिए। किसका? कोल्ड चेन का टेम्परेचर। कितना रखा जाना चाहिए? कोल्ड चेन का टेम्परेचर +8 टू प्लस। और हम इक्विपमेंट की बात करें, तो इक्विपमेंट में कौन कौन से कोल्ड चेन के इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं? कोल्ड चेन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं? कोल्ड चेन के इक्विपमेंट होते हैं सबसे पहले वॉल्क इन कोल्ड रूम। ये कोल्ड रूम में क्या होता है? ये रीजनल लेवल पर होता है। कहाँ होता है? रीजनल लेवल पर होता है। कौन से लेवल पे? वॉल्क इन कोल्ड रूम कहाँ होता है? रीजनल लेवल पे। आपको याद रखना है कहाँ रहता है? रीजनल लेवल पर रहता है वॉल्क इन कोल्ड रूम। और उसके बाद क्या आता है? डीप फ्रीजर। तो डीप फ्रीजर कहाँ होता है? डीप फ्रीजर की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट और पीएससी और सीएससी लेवल पर होता है। कहाँ कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट और पीएससी एंड सीएससी लेवल पर होता है। कितना होता है? कहाँ कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, पीएससी और सीएससी लेवल पे होता है डीप फ्रीजर। और इसका स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है? जो टेम्परेचर होता है डीप फ्रीजर का, वो -15 से 15 टू -25 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ये आपके एमपीसीएचओ 2022 में क्वेश्चन आया वाला है कि कोल्ड डीप फ्रीजर का टेम्परेचर कितना होता है? -15 से -25 डिग्री सेल्सियस। ये आपके एमपीसीएचओ में क्वेश्चन आया हुआ है। देन इसके बाद आता है आइस लिंकेड रेफ्रिजरेटर। जो आइस लिंकेज जो रेफ्रिजरेटर रहता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है वो क्या होता है? ये कहाँ होता है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट, पीएससी एंड सीएससी लेवल पे होता है। कहाँ का? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पीएससी लेवल पे और सीएससी लेवल पे। और जो आइस लिंकेड रेफ्रिजरेटर रहता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका टेम्परेचर होता है +2 से +8 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर रखा जाता है। कितना? +2 से +8 डिग्री रखा जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? कोल्ड बॉक्स आता है, वैक्सीनेशन कैरियर आता है और डे कैरियर आता है।
डे कैरियर में क्या होता है, इसे 7 से 8 वैक्सीन रख के घर घर जाके डोर टू डोर वैक्सीनेशन किया जाता है और आइस पैक रहता है। कौन कौन से इक्विपमेंट रहते हैं? अब नेक्स्ट क्या आएगा? कोल्ड चेन, कोल्ड बॉक्स आएगा, कोल्ड बॉक्स होता है, वैक्सीनेशन कैरियर होता है, और क्या होता है? डे कैरियर होता है। डे कैरियर होता है, इसमें क्या होता है, इसमें 6 से 8 वाइल रखते हैं, कितने? 6 से 8 वाइल, और डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन किया जाता है। डोर टू डोर जाकर क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन किया जाता है। और एक क्या रहता है? आइस पैक रहता है, आइस पैक रहता है। क्या रहता है? आइस पैक, है ना। तो ये कोल्ड चेन के इक्विपमेंट है। देन इसके बाद कोल्ड चेन की बात करें, कोल्ड चेन के इक्विपमेंट जो है वो उसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितने ड्यूरेशन के लिए इसे स्टोर करके रखा जाता है। तो सबसे पहले हम इक्विपमेंट की बात करें, इक्विपमेंट, और ये टेम्परेचर एंड स्टोरेज ड्यूरेशन की बात करें, स्टोरेज ड्यूरेशन की बात करें, स्टोरेज ड्यूरेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है वॉल्क इन फ्रीजर। कौन सा? वॉल्क इन फ्रीजर। फ्रीजर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? WIF इसे बोलेंगे। और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? इसका टेम्परेचर -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -15 टू -25 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। और इसमें 3 मंथ तक स्टोर किया जाता है। कितने मंथ तक? 3 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं वैक्सीनेशन को। और ये कहाँ कहाँ होता है? ये नेशनल, स्टेट एंड रीजनल लेवल पर ये होता है, वॉल्क इन फ्रीजर। और फिर सेकंड कौन सा आता है? सेकंड आता है, सेकंड है वॉल्क इन कूलर। वॉल्क इन कूलर, इसका शॉर्ट फॉर्म है WIC। इसका फुल फॉर्म है, इसका टेम्परेचर कितना रहता है? इसका टेम्परेचर रहता है +2 डिग्री टू कितना? +8 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। और इस पे भी कितने? 3 मंथ तक स्टोर किया जाता है, 3 मंथ तक स्टोर किया जाता है। और कहाँ कहाँ? ये भी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और रीजनल लेवल पे इसको स्टोर करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? लार्ज डीप फ्रीजर। क्या है? लार्ज डीप फ्रीजर। और जो लार्ज डीप फ्रीजर है उसका टेम्परेचर कितना रहता है? इसका भी टेम्परेचर -15 डिग्री टू -25 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और इस पे 1 मंथ के लिए स्टोर किया जाता है वैक्सीनेशन को। कितने? 1 मंथ के लिए स्टोर किया जाता है वैक्सीनेशन को। देन इसके बाद है लार्ज आइस लिंकेज रेफ्रिजरेटर। लार्ज, नेक्स्ट आएगा लार्ज आइस लिंकेड रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो है उस पे टेम्परेचर कितना रहेगा इसका? इसका टेम्परेचर +2 से +8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और इसमें भी 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं, 1 मंथ तक। और ये कहाँ होता है? एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। देन इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। देन इसके बाद आता है स्मॉल डीप फ्रीजर। जो स्मॉल डीप फ्रीजर है, स्मॉल डीप फ्रीजर, इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है? स्मॉल डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 टू -25 डिग्री सेल्सियस। और इस पे 1 मंथ तक स्टोर किया जाता है। कितना? 1 मंथ तक वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। और ये कहाँ होता है? 8 PSC लेवल पे होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल आइस लिंकेज रेफ्रिजरेटर। स्मॉल आइस लिंकेज रेफ्रिजरेटर है। और इसमें कितना टेम्परेचर रहता है? इसका +2 से +8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। इसमें भी 1 मंथ तक वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। और वो कहाँ पे? ये भी होता है PSC लेवल पे, स्मॉल आइस लिंकेज रेफ्रिजरेटर। देन इसके बाद
नेक्स्ट है वैक्सीनेशन कैरियर। ये वैक्सीनेशन कैरियर क्या होता है? वैक्सीनेशन कैरियर्स ये क्या होता है? वैक्सीनेशन कैरियर ये फुल्ली फ्रोजन आइस पैक आर यूज। इसमें क्या होते हैं? आइस पैक यूज किए जाते हैं और इसका टेम्परेचर, इसमें आइस पैक यूज किए जाते हैं। क्या? आइस पैक यूज किए जाते हैं। और इसमें कब तक यूज किए जाते हैं? कब तक इसमें स्टोर करके रखा जाता है? 48 टू 72 हावर्स तक इसमें यूज करते हैं। कब तक? 48 टू 72 हावर्स तक इसमें यूज करते हैं। और इसको कहाँ, इसकी लोकेशन क्या होती है? एट सब सेंटर, एक सब सेंटर पे होती है। कहाँ होती है? सब सेंटर पे होती है। देन इसके बाद क्या है? डे कैरियर, ये इसमें टेम्परेचर ये भी फुल्ली इसमें कितने होते हैं? 2 आइस पैक होते हैं, यूज करते हैं। और इसका टेम्परेचर, इसमें 2 आइस पैक यूज होता है। टेम्परेचर आइस पैक से मेंटेन होता है। और इसको स्टोरेज कितने? 48 टू 48 टू 72 हावर्स तक स्टोरेज करते हैं। और ये सब इसमें 6 से 8 वाइल रखी जाती है। और ये कहाँ होता है? सब सेंटर और डोर टू डोर जाके इसमें वैक्सीनेशन किया जाता है। और देन इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कोल्ड बॉक्स। क्या है? कोल्ड बॉक्स। कैसा? कोल्ड बॉक्स। जो कोल्ड बॉक्स होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? +2 से +8 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। और इसमें 1 टू 3 हावर्स तक इसमें स्टोर करके रखा जाता है। यूज टू ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन ऑल पेरिफेरल सेंटर पर, है ना। इसको ट्रांसपोर्ट और पेरिफेरल सेंटर पर यूज किया जाता है। यह हमने कोल्ड चेन पढ़ा। इसके बाद देख लेते हैं वैक्सीनेशन की कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि जो वैक्सीनेशन वर्ड है वो आया कहाँ से। तो वर्ल्ड में कहाँ? वर्ल्ड में फर्स्ट वैक्सीन कौन सी आई थी? कौन सी फर्स्ट वैक्सीन कौन सी आई थी? तो उसका नाम क्या है अगर पूछा जाए तो फर्स्ट वैक्सीन कौन सी आई थी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई थी। कौन सी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई थी। फर्स्ट वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई थी। और वैक्सीन जो वर्ड है उसका सबसे पहले यूज किसने किया था? वैक्सीन वर्ड का यूज किसने किया था सबसे पहले? उसकी बात करें तो वैक्सीन वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था? लुइस पास्चर ने किया था। लुइस पास्चर ने किया था। और वैक्सीनेशन वर्ड का यूज किसने किया था? कौन सा वर्ड? वैक्सीनेशन जो वर्ड है उसका यूज सबसे पहले किसने किया था? वैक्सीनेशन वर्ड का यूज एडवर्ड जीनर ने किया था। एडवर्ड जो जीनर है उनने वैक्सीनेशन वर्ड का यूज सबसे पहले किया था। एडवर्ड जीनर ने वैक्सीनेशन वर्ड का यूज किया था। और जो लुइस पास्चर है उसने कौन सी वैक्सीन की मतलब डिस्कवरी की थी, खोज की थी? लुइस पास्चर ने कौन सी वैक्सीन की खोज की थी? तो उसकी बात करें तो लुइस पास्चर जो है उनने कौन सी वैक्सीन की? कोलेरा डिप्थीरिया, चिकन फॉक्स और रेबिस वैक्सीन को डिस्कवर किया था। किसने? लुइस पास्चर ने। और कौन सी वैक्सीन कौन सी ईयर में आई थी उसकी बात करें तो सबसे पहले कौन सी वैक्सीन आई थी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई थी। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई थी। कौन सी ईयर में आई थी? ये आई थी वर्ल्ड में 1798 में। कौन सी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आई थी? 1798 में। देन इसके बाद रेबिस की वैक्सीन आई थी। रेबिस की, और वो कब आई थी वैक्सीन? 1885 में आई थी, डिस्कवर हुई थी। फिर उसके बाद आई थी, उसके बाद कौन सी वैक्सीन आई थी? उसके बाद आई थी कोलेरा वैक्सीन। और ये कब आया था? ये आया था 1892 में। देन इसके बाद कौन सी वैक्सीन डिस्कवर हुई थी? उसके बाद वैक्सीन डिस्कवर हुई थी कौन सी? टाइफाइड की वैक्सीन।
टाइफाइड वैक्सीन डिस्कवर्ड हुई थी। और टाइफाइड की वैक्सीन कब डिस्कवर्ड हुई थी? 1911 1911 में टाइफाइड की वैक्सीन डिस्कवर्ड हुई थी। देन उसके बाद बीसीजी वैक्सीन, कौन सी? बीसीजी जो वैक्सीन है वो डिस्कवर्ड हुई थी। और वो कब आई थी? बीसीजी की वैक्सीन 1921 में, 1921 में आई थी बीसीजी की वैक्सीन। देन इसके बाद आई थी डिप्थेरिया की वैक्सीन। डिप्थेरिया की वैक्सीन, और डिप्थेरिया कब आया था? डिप्थेरिया की वैक्सीन आई थी 1923 में, 1923 में आई थी। और देन इसके बाद आई थी टिटनेस टॉक्साइड, टिटनेस आया था, टीटी कब डिस्कवर्ड हुआ था? वो कब आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी टीटी? वो हुई थी 1927 में। देन इसके बाद है इन्फ्लूजा वायरस वैक्सीन आई थी, कौन सी? इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस कब आया था? इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन जो थी वो 1937 में आई थी। कब आई थी? 1937 में इन्फ्लुएंजा वायरस आई थी। देन उसके बाद आई थी येलो फीवर वैक्सीन, वो कब आई थी? 1937 में भी ये भी वैक्सीन आई थी। कब? 1937 में ये भी वैक्सीन आई थी। देन इसके बाद मम्स की वैक्सीन आई थी, कौन सी? मम्स की वैक्सीन, और ये कब डिस्कवर हुई थी? ये हुई थी 1949 में। कब? 1949 में मम्स की। देन उसके बाद आए थे आईपीवी आई थी 1955 में। कब आई थी? 1955 में आई थी, कौन सी? आईपीवी। देन इसके बाद आई थी ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन कब आई थी? 1961 में, 1961 में आई थी ओरल पोलियो वैक्सीन। देन इसके बाद आई थी मीजल्स वैक्सीन, कौन सी? मीजल्स वैक्सीन आई थी, मीजल्स वैक्सीन। और ये कब डिस्कवर हुई थी? 1960 में आई थी, 1960 में आई थी मीजल्स वैक्सीन। देन उसके बाद आई थी रूबेला वैक्सीन, रूबेला। तो रूबेला कब आया था? 1962 में। कब? 1962 में। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन थी वो कब आई थी? 1976 में। देन उसके बाद ओरल रोटा वायरस वैक्सीन, कौन सी? ओरल रोटा वायरस वैक्सीन, ओरल रोटा वायरस वैक्सीन जो थी वो कब आई थी? 2006 में, 2006 में आई थी ओरल रोटा वायरस वैक्सीन। देन उसके बाद आई थी ओरल रोटा वायरस वैक्सीन। देन उसके बाद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, आईपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, वो आई थी 2007 में। कब? 2007 में। देन उसके बाद आई थी H1N1 इन्फ्लुएंजा ए, H1N1 इन्फ्लुएंजा ए जो वैक्सीन थी वो कब आई थी? 2009 में। तो हमने ये कुछ वैक्सीन के बारे में पढ़ा कि कौन सी वैक्सीन कब डिस्कवर हुई थी। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले आई थी स्मॉल फॉक्स की वैक्सीन, स्मॉल फॉक्स की वैक्सीन 1798 में आई थी। फिर रेबिस की आई थी 1885 में। देन इसके बाद कोलेरा वैक्सीन आई थी, वो कब आई थी? 1892 में। उसके बाद आई थी टाइफाइड की वैक्सीन, टाइफाइड वैक्सीन कब डिस्कवर हुई थी? 1911 में। फिर उसके बाद आई थी बीसीजी की वैक्सीन, जो कि बीसीजी की वैक्सीन है, बीसीजी की वैक्सीन 1921 में आई थी। देन उसके बाद डिप्थेरिया की वैक्सीन आई थी, जो डिप्थेरिया की वैक्सीन थी 1923 में आई थी। देन उसके बाद टीटी की जो वैक्सीन है वो आया था, वो कब आया था? 1927 में आया था, 1927 में टीटी डिस्कवर हुआ था। देन उसके बाद इन्फ्लुएंजा आया था, जो कि 1937 में आया था। फिर उसके बाद येलो फीवर की वैक्सीन डिस्कवर हुई थी, वो कब हुई थी? 1937 में। देन उसके बाद मम्स की आई थी 1949 में। फिर उसके बाद आईपीवी आया था, तो आईपीवी कब आया था? 1955 में। कब आया था? 1955 में। देन उसके बाद ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ओरल पोलियो वैक्सीन कब आई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन जो है 1961 में आई थी। फिर उसके बाद आया था मीजल्स 1960 में। फिर उसके बाद रूबेला जो वैक्सीन है 1962 में। और उसके बाद हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी है 1976 में आई थी। देन उसके बाद रोटा वायरस वैक्सीन, तो रोटा वायरस वैक्सीन 2006 में आया था। देन उसके बाद
HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वैक्सीन है वो डिस्कवर्ड हुई थी। वो कब हुई थी? 2007 में हुई थी। देन उसके बाद H1N1 इन्फ्लुएंजा जो ए है वो आई थी। वो कब आई थी? वो आई थी 2009 में। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा ANC विजिट के बारे में कि आइडियली विजिट कितने होते हैं। देन उसके बाद पकड़ा अकॉर्डिंग टू WHO ANC विजिट कितने होते हैं। देन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकॉर्डिंग ANC विजिट कितने होते हैं। देन उसके बाद कोल्ड चेन की डेफिनेशन क्या होती है कि कोल्ड चेन क्या है। कोल्ड चेन एक सिस्टमेटिक स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीनेशन एट द लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू वैक्सीनेशन साइट। मतलब कोल्ड चेन एक सिस्टम है जो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट करता है किसे, वैक्सीनेशन को कहाँ, कोल्ड टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चर से वैक्सीनेशन साइट तक। तो इसे क्या कहेंगे? कोल्ड चेन कहते हैं। तो पोलियो और वायरस जो पोलियो और मीजल्स वैक्सीन होती है वो फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखी जाती है क्योंकि ये हाईली हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। और BCG, TT और DPT जो वैक्सीन है इसको कोल्ड कंपार्टमेंट में रखा जाता है। देन इसका कोल्ड चेन का टेम्परेचर कितना रखा जाता है? +2 +8 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोल्ड चेन के इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं और वो कहाँ कहाँ होते हैं और कितने मंथ तक कौन से इक्विपमेंट में स्टोर करके रखा जाता है। देन इसके बाद हमने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा, वैक्सीन के बारे में पढ़ा कि कौन सी वैक्सीन कब डिस्कवर्ड हुई थी, तो वैक्सीन के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल भी हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आएंगे। हमारी क्लास डेली 6 बजे होती है हमारे अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो कि डेली होती है, जो कि आपके MPCHO 2023-24 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं। और इसमें हमने आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करा है जिसमें हमारी बहुत सी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने हमारी क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से जाके हमारी क्लास देख सकते हो। अगर आपको हमारी क्लास से रिगार्डिंग कोई मतलब MPCHO और राजस्थान CHO के रिगार्डिंग एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो।